हेलो एवरीवन, डेली पीसीएसजी के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो चलिए पहले शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। आपके ऑप्शंस थे ए सोलो मॉडल, बी रॉबिन्सन मॉडल, सी महालनोबिस मॉडल या फिर डी डोमर मॉडल। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी महालनोबिस मॉडल। दरअसल हाल ही में योजना आयोग के पूर्व सदस्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर देश के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक अर्थशास्त्री अभिजीत सेन का निधन हो गया। वो कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP के अध्यक्ष भी रहे थे। उन्हें 2010 में पब्लिक सर्विस के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक थी के बारे में अगर बात करें तो ये योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देना, समाजवादी समाज की स्थापना करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और ऊर्जा एवं परिवहन के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विस्तार पर बल देना। इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128 या फिर अनुच्छेद 129। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 127। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। इसमें बताया गया है कि यदि कभी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति न हो तो तदर्थ यानी एडहॉक आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ऐसा प्राय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अस्वस्थ होने या कार्य न कर पाने की स्थिति में होने पर होता है। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हताएं पूरा करने वाले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए बुलाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति इस आशय से उस न्यायाधीश से लिखित अनुरोध कर सकता है। हालांकि अनुरोध करने से पहले उसे 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला, उसे संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करना होगा और दूसरा, उसे राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक समूह है। और कथन 2, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। हाल ही में ब्राजील ने भारत की G20 के लिए आगामी अध्यक्षता के दौरान एजुकेशन वर्किंग ग्रुप यानी EDWG एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अब G20 की बात करें तो ये यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक समूह है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, इसलिए कथन 2 गलत है। G20 समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। ये विश्व की 60% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये वैश्विक व्यापार का लगभग 75% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 80% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथ, पैर और मुंह की बीमारी संक्षिप्त में HFMD आमतौर पर किस वायरस के कारण होती है? वेरियोला वायरस, कॉक्सेकी वायरस, मोरबेली वायरस या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कॉक्सेकी वायरस। हाल ही में मुंबई में हाथ, पैर और मुंह की बीमारी के मामलों में वृद्धि देखी गई है। अब इस हाथ, पैर और मुंह की बीमारी यानी HFMD की बात करें तो इसका पूरा नाम हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज है। ये बीमारी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में आम है। हालांकि ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। ये आमतौर पर कॉक्सेकी वायरस के कारण होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। ये वायरस नॉन पोलियो एंट्रोवायरस नामक वायरस के समूह से संबंधित है। ये आमतौर पर गंभीर नहीं होती है लेकिन बहुत संक्रामक होती है। इसका संक्रमण स्कूलों और डे केयर केंद्रों में तेजी से होता है। इसके लक्षणों में शामिल है बुखार, गले में खराश, जीभ, मसूड़ों और गालों के अंदर दर्दनाक छाले जैसे घाव, मुंह में छाले, हथेलियों और तलवों पर चकत्ते। अगला प्रश्न।
शुमंग लीला किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित पारंपरिक त्योहार है? ए केरल, बी हिमाचल प्रदेश, सी मणिपुर या फिर डी असम? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मणिपुर। शुमंग लीला मणिपुर से संबंधित एक पारंपरिक त्योहार है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। हाल ही में 50वें ऑल मणिपुर शुमंग लीला त्योहार का शुभारंभ हुआ। शुमंग लीला के बारे में बात करें तो शुमंग का अर्थ है आंगन यानी कोर्टयार्ड और लीला का अर्थ है खेल। इसका प्रदर्शन दर्शकों से घिरे एक खुले प्रांगण में किया जाता है। इसमें महिला पात्रों सहित सभी पात्रों की भूमिका पुरुष अभिनेताओं द्वारा निभाई जाती है। आधिकारिक तौर पर यह 1918 में पहली बार आयोजित हुआ था। हालांकि यह अवधारणा राजा चंद्रकृति के शासनकाल के दौरान मौजूद थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन है ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय या फिर डी संचार मंत्रालय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया का नया संस्करण जारी किया गया। एनसीआरबी का पूरा नाम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है और इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स की सलाह के आधार पर की गई थी। ये गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका उद्देश्य है अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में कार्य करना तथा अपराधियों के संबंध में जांचकर्ताओं की सहायता करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंतखब तवारीख के लेखक हैं मीर अलाउद्दौला काज़विनी, अरीफ कंधारी, इनायत खां या फिर बदायूनी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बदायूनी। मुंतखब तवारीख के लेखक बदायूनी हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। इसमें भारत के सामान्य इतिहास का उल्लेख है और इसका प्रथम भाग तबकात अकबरी का संक्षिप्त रूप कहा जाता है, जिसमें हुमायूं की मृत्यु तक का वर्णन है। इसका दूसरा भाग पूर्णतः अकबर को समर्पित है, जबकि तीसरा भाग सूफियों, विद्वानों आदि की जीवनी पर प्रकाश डालता है। आपको बता दें कि बदायूनी अकबर की नीतियों का आलोचक था और अकबर को काफिर कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइजीरिया की सीमा किस देश से नहीं लगती है? ए टोगो, बी नाइजर, सी चाड या फिर डी कैमरून? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए टोगो। नाइजीरिया से 12 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल भारत के एक सप्ताह के अध्ययन दौरे पर है। साथ ही नाइजीरिया अपने कपास एकीकृत उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय कपड़ा उद्योग के साथ अपने संबंध को मजबूत करने पर विचार कर रहा है। नाइजीरिया पर नजर डालें तो ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अबुजा है। यहाँ प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, विशेष रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं। नाइजीरिया के उत्तर में नाइजर, पूर्व में चाड और कैमरून, दक्षिण में अटलांटिक महासागर की गिनी की खाड़ी और पश्चिम में बेनिन है। इसकी सीमा टोगो से नहीं लगती है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। ये अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है। अगला प्रश्न, अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन किन देशों के बीच किया जाता है? ऑप्शन है ए भारत फ्रांस, बी भारत श्रीलंका, सी भारत अमेरिका या फिर डी भारत बांग्लादेश? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भारत अमेरिका। हाल ही में अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण बकलो, हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। इस अभ्यास को 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में युद्ध अनुकूलन और सामरिक स्तर के विशेष मिशन प्रशिक्षण अभ्यास शामिल थे। वहीं दूसरे चरण के तहत पहले चरण में दोनों दलों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के 48 घंटे के सत्यापन को शामिल किया गया था। अब बात करें अभ्यास वज्र प्रहार की, तो ये भारत और अमेरिका का संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। इस वार्षिक अभ्यास का आयोजन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बारी बारी से किया जाता है। गौरतलब है कि इसका 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में जॉइंट बेस लुइस मैककॉर्ड, वॉशिंगटन, यूएसए में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म लोकप्रिय श्रेणी का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? सरदार उधम, शेरशाह, मिमी या फिर हाईवे? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी शेरशाह। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए गए। इसके विजेताओं की सूची में शामिल है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन,
सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय श्रेणी शेरशाह, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचकों की पसंद सरदार उधम, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष मिमी के लिए पंकज त्रिपाठी और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला मिमी के लिए सई ताम्हणकर। चलिए अब 10वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है? नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से या फिर श्रीलंका से? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, नेपाल। हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड ने पीटीसी इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मकसद नेपाल में आगामी पश्चिम सेती और सेती नदी 6 परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली बिजली की बिक्री करना है। पीटीसी एनएचपीसी से अनुबंधित क्षमता के अनुरूप बिजली खरीदेगी। ये आगे भारत तथा पड़ोसी देशों में लंबी अवधि के आधार पर राज्य उपयोगिता कंपनियों डिस्कॉम थोक उपभोक्ताओं को बिक्री करेगी। पीटीसी अतिरिक्त उपलब्ध बिजली क्षमता को मध्यम या अल्पकालिक आधार पर या पावर एक्सचेंज पर बेचने का भी प्रयास करेगी। अब बात करें पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना की, तो ये प्रस्तावित 750 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। ये सुदूर पश्चिमी नेपाल में सेती नदी पर बनाई जानी है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके भंडारण या जलाशय मानसून के मौसम के दौरान भर जाएंगे। इस शुष्क मौसम में प्रत्येक दिन पीक आवर्स के दौरान विद्युत का उत्पादन करने के लिए पानी निकाला जाएगा। आपको बता दें कि 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता वाली संयुक्त भंडारण परियोजना वेस्ट सेती और सेती नदी परियोजना को फिर से तैयार किया गया है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के अभ्यास प्रश्न का। तो प्रश्न है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है ए महारत्न, बी नवरत्न, सी मिनीरत्न श्रेणी 1 या फिर डी मिनीरत्न श्रेणी 2? तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।